नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय, राहुल गांधी की जिद के आगे झुकी भाजपा सरकार। दूसरा, कश्मीर बचाना है तो स्टेटहुड देना पड़ेगा। और तीसरा, सीसीएस की बैठक, जब जागो तब सवेरा। इन तीनों विषयों पे बात करने से पहले मैं चूँकि अमेरिका में हूँ तो इस बार शायद यहाँ से मेंबरशिप की बात तो नहीं, लेकिन आप लोग चैनल को देखें और जो भी सहयोग हो सकता है, आर्थिक सहयोग की बात पहले भी करता था, आर्थिक सहयोग करें। लेकिन मैं मुख्य विषय पे इसलिए आ जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जब ट्रैवल कर रहा हूँ तो समय का थोड़ा आगे-पीछे हो जा रहा है और इसीलिए कल का मेरा जो थर्ड आई वाला वो था बहुत लेट हो गया था, तो नेक्स्ट डे सुबह लगा। तो सबसे पहली बात, राहुल गांधी की जिद के आगे झुकी भाजपा सरकार। अ, रा मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जो कास्ट सेंसस है, वो कास्ट सेंसस अगर आज की तारीख में उसके बहुत क्लेमेंट हैं, बहुत सब लोग कह रहे हैं, अलग-अलग व्यक्ति कह रहा है, देखो मैंने कहा था, मैंने कहा था। लेकिन एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी राजनीतिक करियर को दाँव पे लगाया था, उसका नाम था राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आज नहीं, बहुत साल पहले से इस बात को लगातार पुरजोर ढंग से उठाते आ रहे थे कि मैं सा कास्ट सेंसस करा के रहूँगा, इर्रिस्पेक्टिव कि उसकी क्या प्राइस मुझे देनी पड़े। व्हाटएवर प्राइस आई हैव टू गिव, बट मैं बिना कास्ट सेंसस के मानूँगा नहीं। और अंतोगत्वा हुआ ये कि भाजपा सरकार को कहीं ये समझ में आ गया कि इस समय जब देश का एक गुस्सा पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो कश्मीर में नरसंहार हुआ है, उसपे अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो उसकी आदत है वो कुछ नहीं करेगी, तो फिर वो गुस्सा कहीं हमारे सिर पे ना फूटे। उससे बचने के लिए अगर आपको याद हो तो सारे न्यूज़ चैनल क्या कर रहे थे, मीटिंग में बैठे, मीटिंग से निकले, लग रहा था मीटिंग में बैठ के वहीं से शायद कोई बटन दबा दिया जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर बम गिरा दिया जाएगा। लेकिन वो मीटिंग हो रही थी तो अब समझ में आ रहा है वो मीटिंग हो रही थी कि कैसे इस इस जन आक्रोश से और कैसे जो हम कुछ काम नहीं करते हैं, जो हमारा प मतलब पॉलिसी पैरालाइज़ नहीं, हमारा जो एक्शन पैरालाइज़ नीति भी है, वो किस तरह से बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ है, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसका एक ही रास्ता है। उनको ये समझ में आया कि कास्ट सेंसस कर दो। कास्ट सेंसस के बारे में राहुल गांधी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने धन्यवाद दिया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ये तो हम इसके लिए पूरा ज़ोर से लगे थे और हमने पहले भी कहा था कि इसको करवा के मानेंगे, अच्छा हो गया। अब जो जो भाजपा सरकार, मोदी सरकार की जो बेसिक नीयत होती है, उसके बारे में वो पूछ रहे हैं और उसकी पहली बात उन्होंने कही है कि इसकी टाइमलाइन बताइए। टाइमलाइन इसलिए कि जैसे महिला आरक्षण की अगर बात थी, तो महिला आरक्षण पे अगर आपको याद हो तो महिला आरक्षण पे मुझे बिल्कुल ठीक से याद है उन्होंने महिला आरक्षण दिया, लेकिन उसके साथ क्वालीफाई ऐसा कर दिया है कि वो अगले 5 साल में लागू होगा, 10 साल में लागू होगा, 15 साल में लागू होगा कि 100 साल में लागू होगा। उसकी क्वालिफ़िकेशन उन्होंने ऐसी कर दी है। तो उसी तरह से राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि इसकी टाइमलाइन बताइए, कि क्योंकि आप तो बेवकूफ बनाने का काम करते हैं ना। आप अभी बताएँगे 2047 तक हम ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा है कि इसका बजट की भी बात करिए, क्योंकि जो जनगणना होती है वो एक अलग से एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए सरकार बजट एलोकेट की हुई रहती है। जैसा राहुल गांधी ने नहीं कहा है, लेकिन जैसा अलग-अलग चैनल से अलग-अलग माध उससे आ रहा है कि करीब 13,000 करोड़ इसमें लगते हैं, जिसका बजटीय प्रावधान है। लेकिन अगर जातिगत जनगणना को उसमें जोड़ना है, तो उसकी वजह से 100 करोड़ ज़्यादा लगेंगे, 10,000 करोड़ ज़्यादा लगेंगे, 1 लाख वो तो सरकार तय करेगी। लेकिन जो भी एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, उसका बजट का प्रावधान आप करके और तुरंत उसको लोगों के सामने लाइए। फिर उन्होंने एक लार्जर बात ये कही है, उन्होंने कहा देखिए, जाति जनगणना तो एक केवल उस जिसको कहते हैं ना उस दरवाजे को खोलने की बात है। अब वो दरवाजा खुल के अल्टीमेटली उसके उस जब दरवाज़ा खुल जाएगा, जब जाति जनगणना हो जाएगी तो पता लग जाएगा कि किस जात की कितनी वो है, किसकी कहाँ भागीदारी है, कौन कहाँ है। फिर वो नए सिरे से रिज़र्वेशन की बात होगी। नए सिरे से उनकी भागीदारी कैसे हो वो बात होगी। उनका पार्टिसिपेशन कैसे हो वो बात होगी। अ,
मैं एक चीज और कह दूं, क्योंकि राहुल गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो 18 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कोई लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, लेकिन एक सवाल जो आना ही था वो आना था पहलगाम के ऊपर। पहलगाम के ऊपर जब सवाल पूछा गया राहुल गांधी से, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, बिना कोई मतलब, भाजपा में क्या है ना कि वो मुख्य बात नहीं करते हैं, वो इधर-उधर घुमाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम पूरी तरह से सरकार के सपोर्ट पे खड़े हैं। इस जिसने भी ये किया है, whosoever is responsible for this, he has to pay, उसको इसकी कीमत, and he has to pay properly, उसको कीमत चुकानी पड़ेगी और पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये मोदी जी जो डिली-डैली कर रहे हैं, उस डिली-डैली से काम नहीं होगा कि हम चल लो, पानी रोक देंगे, जिनका कोई अर्थ नहीं है। 28 people have been killed in cold blood. Okay? It is pretty clear who is responsible for this. The people who are responsible for this must pay a price. The Prime Minister has to take action, right? And the action has to be clear and it has to be strong, without any confusion. The Prime Minister must not dilly-dally, must not waste time, must make it very clear that India is not going to tolerate this type of nonsense. So he needs to act. That's what I'm saying. He can act in whatever time frame he thinks necessary, but he has to act soon. Are you saying that the action should be beyond the 30? I think you heard what I said. Yeah, shukriya, shukriya. I think you heard what I said. I said, let me speak. I'm not advocating anything. I'm being very clear. The people who've done this need to pay a price. Okay? And the Prime Minister has to act on it now, firmly. He should not dilly-dally. He should not be in a confused state. पानी बंद कर, जो जनरल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, मेन मुद्दे से भटकाने के लिए बात होती है, उस बात को नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने जैसे एक जातिगत जनगणना पे किया है, उसी तरह से इस समय ये देश को और सारे लोगों को फोकस होना चाहिए कि भाई आप इसकी जांच करिए। आप ये ढुलमुल नीति में, पुलवामा की जांच आज 6-7 साल हो गया, आपने कुछ बताया ही नहीं, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। और बड़ी-बड़ी बातें करना कि घर में घुस के मारेंगे और अंदर घुस के मारेंगे और पीओके ले आएंगे। आप जांच करिए, बताइए कहाँ गलती हुई है, और गलती हुई है। दूसरी बात, कश्मीर बचाना है तो स्टेटहुड देना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, कश्मीर बचाना है स्टेटहुड देना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, कश्मीर को आपने एक स्टेटहुड को, भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि आपने उसको यूनियन टेरिटरी कर दिया। यूनियन टेरिटरी कर देने से उसकी बहुत सी स्वायत्तता चली गई। आपने उसको यूनियन टेरिटरी नहीं किया, आपने उसमें एक एलजी की जो ताकत थी और जो उसकी पावर थी, उसको आपने कैलिब्रेट करके सारा कुछ अपने हाथ में ले लिया। अब वहां पे क्या हुआ है कि जब ये नरसंहार हुआ है पहलगाम में, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने वहां का एक सिक्योरिटी ऑडिट कराया है, और उसमें समझ में आ रहा है कि 49 ऐसे स्पॉट हैं जहां पे जो टूरिज्म स्पॉट्स को बंद करा दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने। उसका कारण एक ही कि वहां सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने पहलगाम को, जिसने भी प्रायोजित किया है, को टारगेट किया है, तो वो 49 जगह को अभी आगे फिर से टारगेट कर सकता है। सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी का पूरा जिम्मेदारी पूरी तरह से गृह मंत्रालय में अमित शाह जी उसको संभाल रहे हैं। वहां पे अमित शाह जी दिल्ली में बैठे हैं, मनोज सिन्हा जी यहाँ बैठे हुए हैं। सिक्योरिटी के मामले को लेके वो राज्य सरकार को बाहर कर देते हैं। अब मुश्किल क्या होती है कि अगर राज्य सरकार के पास कोई अधिकारी नहीं है और ये 49 जगह पे फिर से कोई हादसा हो जाता है, तो उसके 2 पॉइंट, एक, ये माना जाएगा कि देखिए भाई मोदी जी तो बाहर यही हल्ला मचाना शुरू करेंगे, या भाजपा कि देखा उमर अब्दुल्ला नहीं चला पा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने, ये फेल तुम हुए हो, जवाब तुम्हें देना है। भाजपा सरकार के गृह मंत्रालय को जवाब देना है कि आपकी तरफ से सिक्योरिटी लैप्स है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर में उनका देखिए, आज नहीं पहले से भी
जो उनका सबसे बड़ा व्यापार था और जो सबसे बड़ी आय होती थी, वो टूरिस्ट से होती थी। वो पर्यटन से उनका था। पर्यटन क्योंकि कश्मीर बहुत दिन बंद रहा, कई फैक्टर एक साथ काम कर रहे थे, कश्मीर बहुत दिन बंद रहा तो एक चाहत लोगों की थी। लोगों का धीरे-धीरे अगर आपने भी देखा हो तो पिछले 10 साल में ट्रेंड घूमने का बढ़ गया है, तो वो ज़्यादा घूमते-फिरते हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात अगर आप ये देखिए कि अ, हाल के दिनों में आप किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे चले जाइए, तो सुविधाएँ बढ़ रही हैं, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, आवागमन कम हो रहा है, लोगों के पास जो एक वर्ग है सब नहीं, एक वर्ग जिसके जो जो ज़रा जिसके पास पूरा पैसा है, जिसको बढ़िया पेंशन मिल रही है, पेंशन में अब ज़िम्मेदारी रह नहीं गई है, बच्चे सेटल हो गए हैं, वो सारा वर्ग अब खूब घूम रहा है। मेरे घर के अगल-बगल भी, मेरे घर में जानने वाले भी, वो खूब हवाई यात्रा कर रहे हैं, हर 2 महीने पे कहीं न कहीं निकल जाते हैं, यहाँ घूमना, वहाँ घूमना। तो वो एक ठीक है, वो एक अच्छी बात है। वो जो रोज़गार वहाँ मिल रहा था, उससे कश्मीर का फ़ायदा ज़रूर हो रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगर आपने सिक्योरिटी अपने हाथ में लेके और आप बार-बार ये प्रूव हो चुका है कि आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। आपकी वो बिल ही नहीं है क्योंकि बेसिकली ओरिएंटेशन आपका जो सिक्योरिटी का है ना, मारो, पीटो, डराओ, धमकाओ, आपका सिक्योरिटी का ओरिएंटेशन है ही नहीं प्रिवेंशन वाला। ये ओरिएंटेशन ही नहीं है। आप प्रिवेंशन के आप तो बुलडोज़र चलाने के चक्कर में रहते हैं। आप ईडी को भेजने के चक्कर में रहते हैं। तो आपका जो पूरा ओरिएंटेशन है वही गड़बड़ है। ख़ैर अब सरकार आपकी है तो इसमें क्या बोला जाए लेकिन कश्मीर में आप उनको स्टेटहुड दीजिए। स्टेटहुड देने से 2 फ़ायदे तत्कालिक होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि कश्मीर को लगेगा कि आप उनके खराब दिनों में आपने कुछ उनके लिए भला सोचा, नंबर 1। नंबर 2 सिक्योरिटी वाला अगर मसला सुरक्षा का पूरी तरह से अगर राज्य सरकार में के हाथ में आ जाएगा, इतने साल से तो वो कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे। उनकी तरफ से तो सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुए हैं। तो अगर उनको आप सिक्योरिटी वाला एक काम दे देंगे, तो मेरे ख्याल में वो राज्य सरकार के लिए आवश्यक होगा। अब तीसरी बात ज़रा कर ली जाए, सीसीएस की बैठो जब जागो तभी सवेरा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी कि आपने मीटिंग इतने दिनों बाद की, आप कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग ही नहीं करते हैं। आप मीटिंग की है तो आपने ये किया कि नहीं-नहीं एनएसए को हम जो अरे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है उसको हम बदल देंगे। भाई देखिए ऐसा है, देश भ्रमित होता रहा, मीडिया चैनल भ्रमित करते रहे। मुझे तो ये लगता है कि मीडिया चैनल से भी पूछना चाहिए कि तुम्हें किसने ये सूचना दी थी? बुला के पूछिए। पिछले 5, 6, 8 दिन की मतलब जब तक आपने ये जातिगत जनगणना का अनाउंसमेंट नहीं किया था, तब तक कि आप खुद ही रिव्यू कर लीजिए। सारे मीडिया चैनल दिखा रहे थे कि कैसे मीटिंग हो रही है, अंदर मीटिंग हो रही है, तैयारी हो रही है, बम यहाँ से मारा जाएगा, 6 बम मारे जाएँगे, 600 बम मारे जाएँगे। पाकिस्तान का मैप से निशान मिट जाएगा, पाकिस्तान काँप रहा है, थर-थर काँप रहा है, पैर हिल रहे हैं, ये सब चीज़ें बात हो रही थी। निकला क्या? निकला ये कि आप इस सारी मीटिंग में जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। आज आपके तो दौरे शुरू हो गए। मुंबई में कोई अपना कार्यक्रम है उसका उद्घाटन करने चले गए। आप कुछ बोले ही नहीं। भई आप कुछ बोलिए ना कि एक ये जाँच आप तो छोटा-सा कहीं कुछ हो जाता है तो एक आयोग गठित करके आप उसको बता देते हैं कि ये पूर्व न्यायाधीश और पूर्व ये और इसका यहाँ पे क्यों नहीं आप कुछ अनाउंस कर रहे हैं? भई जिसको अर्णब गोस्वामी के उसमें क्या है ना इंडिया वांट्स टू नो भारत जानना चाहता है कि किसने ये काम किया? किसकी गलती है? किया पाकिस्तान ने ये आपने बता दिया, मान लिया गया है बिल्कुल ठीक बात है। सारे इंडिकेशन ये हैं, सब तरह से ये बिल्कुल कन्विंस बात है कि पाकिस्तान ने किया है। लेकिन चूक तो हमारी यहाँ से भी हुई है। वो चाहे इंटेलिजेंस की चूक हो, चाहे उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? अगर वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ना भी माने तो समवन इज़ रिस्पांसिबल फॉर लैकनेस। कोई तो सो रहा था, कहीं तो कुछ हुआ। तो आप उसको उससे क्यों पल्ला झाड़ रहे हैं? आप उससे पल्ला झाड़ के दूसरे विषयों को लेके देश बड़ा है, देश में रोज़ कोई ना कोई समस्याएँ आती रहती हैं। उस समस्या का इंतज़ार कर रहे हैं क्या? आप चाहते हैं कि कहीं कुछ और इस तरह की समस्या आ जाए तो लोग इसको भूल जाएँ। मुझे लगता है कि ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। जैसे राहुल गांधी जातिगत जनगणना को नहीं भूले थे, उसी तरह से मुझे लगता है कि देश इस बार आपको वो लग्ज़री नहीं देगा जो उसने पुलवामा के समय आपको दिया था कि आपने कहा था पुलवामा के शहीदों के लिए और जो आपने अपने पुराने भाषण आप ही उठा के देख लीजिए। और ये बात मैं सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ कि आप जातिगत जनगणना में अभी आप क्या विमर्श चला रहे हैं, आपके सारे मंत्री शिवराज सिंह चौहान, अश्विनी वैष्णव सब और सारी गोदी मीडिया,
कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। अरे भाई कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, कांग्रेस ने आपके अरुण जेटली साहब के अब तो वीडियोस आ गए हैं, उसको सुन लीजिए। इस वक्त जो राज्यों के पास डिटेल है वो अपनी रिपोर्ट्स अब भेजेंगे। ये जो डेटा आएगा ये 19 मई 2011 का ही निर्णय था यूपीए सरकार का कि केंद्र में एक सब कमेटी बनेगी जो इसको फाइनली कंपाइल करेगी और उसके बाद उसको सार्वजनिक किया जाएगा। तो अभी स्टेट्स इनकी ग्रुपिंग्स कर रहे हैं और आज यह तय हुआ कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पानीग्रिया की अध्यक्षता में एक कमेटी रहेगी जो इस कास्ट डेटा को क्लासिफाई करेगी और फिर जो उस उपयुक्त समय पर यह कार्रवाई जब पूरी हो जाएगी इसको सार्वजनिक किया जाएगा। अभी तक मैं बतला दूं कि अधिकतर राज्यों ने, क्योंकि राज्यों को भी स्वाभाविक इसमें समय लगेगा, तो अधिकतर राज्यों ने अभी तक उसका रिस्पांस नहीं किया है। 2011 में कांग्रेस ने सेंसस कर लिया था, उसके बाद उसी का ये बार बार निकल के आ रहा है, उसी के उसको आप सरकार उसके बाद आ गई। ये कोई एक दिन का काम तो होता नहीं है, और वही की उसी आंकड़ों को लेके आप उसको अपना बता के आप जो विश्वकर्मा योजना या कौन सी कार्य योजना थी वो उसी जातिगत जनगणना के आधार पे आप जो 2011 का कांग्रेस क्या किया हुआ था उसके आंकड़े निकाल के आपने उसको धीरे से विश्वकर्मा योजना वो बढ़ई के लिए करके उसको कर दिया। ये सारी चीजें आप कर रहे हैं। मतलब मैं इसलिए बता दे रहा हूं, आपने वंदे भारत जैसे वंदे भारत आप कर रहे हैं, आपने थोड़ी बनाई थी। आपने सुधांशु मणि जिसने उसको बनाया था T18 का, जिसने T18 के नाम से बनाया था, इंडियन कोच फैक्ट्री चेन्नई में वो बनी थी, आपने उसकी बात ही नहीं की। आपने उसको ऐसा धीरे से लपेट के दिखा दिया कि हमारे एक पत्रकार मित्र हमसे बता रहे थे, और मतलब वो कहीं ना कहीं वीडियो होगा, मेरे साथ अभी भी चैनल पे आते हैं, कि आप कहीं गए थे, आपने ट्रेन आती देखी तो आपने अधिकारियों से कहा कि भाई ये ट्रेन का इंजन ऐसा क्यों, इसका इंजन ऐसे होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए, तो वहीं पे आपने डिजाइन समझा दी। भाई आपने पुलवामा के समय तो यही बताया था ना कि आपके पास लोग आ रहे थे पूछने के लिए कि कैसे हवाई हमला किया जाए, यही पूछने आ रहे थे ना। तो आपने बताया कि जब बादल आ रहे हैं तो इस समय राइट टाइम है। तो आप जब इतने स्पेशलिस्ट हैं, आप अभी अपना पल्ला क्यों झाड़ ले रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि इस समय आपने सारी मीटिंग करके यही कहा, नहीं भारतीय सेना को पूरी छूट है, जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे। अरे भारतीय सेना तो जब उसके ऊपर कहीं वो होता है तो आज वो करती ही है। लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। भारतीय सेना ये निर्णय नहीं लेगी कि युद्ध होगा कि नहीं होगा, युद्ध का निर्णय आप करेंगे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने जब हमारे ऊपर आक्रमण 1965 में किया था, तो उसने आक्रमण बहुत बहुत मतलब वो उसने सिर्फ कश्मीर तक सीमित रखा था। कश्मीर में क्योंकि मैं जरा दर्शकों को भी समझा दूं, एक बॉर्डर होता है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर आप रोज गोलीबारी चलती रहती है, अभी भी चल रही है, पहले भी चल रही थी, कुछ एक्सचेंज ऑफ फायर कभी कभार होते रहते हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान ने 65 में क्रॉस किया, ये सोच के कि हम बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करना मतलब युद्ध है, फुल स्केल युद्ध है। शास्त्री जी हैड द गट्स, उन्होंने जो एक्सपेक्टेड नहीं था जनरल अयूब को, शास्त्री जी ने पंजाब में उसको एस्केलेट कर दिया और लाहौर पे चढ़ाई करने लगे। तो आप ये जो बार बार झूठ बोल रहे हैं ना, कि कहना सिर्फ यह है, सेना का काम नहीं है, युद्ध का निर्णय इस देश के जो चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनी हुई सरकार है, उस सरकार को लेना है कि हम पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई कब करें, कैसे करेंगे, ये तो सेना है। हालांकि कैसे करेंगे भाई आप बताते थे कि आप ही बताते थे ना कि हवा के बादल के नीचे से ना, जो कि आपका काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपको ये सब इतना ज्ञान है इसलिए आप बताते थे। कैसे करेंगे सरकार, सेना तय करेगी, कब करेंगे सेना तय करेगी, बिल्कुल ठीक बात है। जो
जनरल मानेकशॉ ने भी जब इंदिरा गांधी ने 1971 में कार्रवाई की बात कही थी, उन्होंने कहा था ये समय नहीं है, हम 6 महीने बाद करेंगे और उसकी अपने वो मैं उसको रिपीट नहीं। लेकिन युद्ध करेंगे, चढ़ाई करेंगे, युद्ध उसका निर्णय सरकार लेगी। वो प्लीज मोदी जी अपनी आदत के अनुसार आप दूसरे पे ठेलिए मत, निर्णय लीजिए, बी डिसाइसिव, क्योंकि सेना के ऊपर ये ठेल देना कि हमने छूट दे दी है कि जब चाहे, नहीं। सेना आपकी छूट नहीं, सेना का वो काम है। अगर उधर से आएगा तो सेना उसका जवाब देगी। कैसे देगी, कब देगी, लेकिन युद्ध कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये निर्णय भारत की चुनी हुई सरकार को लेना है और उस चुनी हुई सरकार के पीछे आज पूरा देश खड़ा है, पूरा विपक्ष खड़ा है। तो मेरे हिसाब से कि प्लीज डू अ डिसाइसिव डिसीजन एज फार एज द पहलगाम का जो आफ्टर इफेक्ट है, हमारे पास सारे वो हैं, ये पाकिस्तान द्वारा आयोजित और प्रायोजित है। निर्णय लीजिए, सेना के ऊपर इसको ढकेल के इससे छुपिए मत। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।